नमस्कार, यूसिन के इस खास प्रोग्राम आपके सितारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी। आज हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य पंडित दिनेश शर्मा जी और हम चर्चा करने वाले हैं विवाह इस विषय पर। विवाह यानी प्रेम विवाह या अरेंज मैरिज, अगर आप कुंडली से जान सकते हैं या नहीं, विवाह किस तरह होगा, कैसे होगा, कोई समस्या आती है तो उसका निराकरण किस तरह किया जाए, इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य पंडित दिनेश शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। विवाह एक ऐसा शब्द जो एक मोड़ पर हर किसी के जिंदगी में ये चीज होती है। विवाह के लिए अगर बात की जाए तो पारंपरिक कुंडली अगर हम लोग बात की जाए और केपी कुंडली, अंक ज्योतिष, उसमें सब में क्या अंतर है? आमतौर पर अपने विषय की शुरुआत करने के पहले ज्योतिष प्रेमियों के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। जैसा कि आपने पूछा है मुझसे कि पारंपरिक ज्योतिष, केपी कुंडली और अंक ज्योतिष में क्या फर्क है। जो पारंपरिक ज्योतिष है, जो भारतीय सदियों से चला आ रहा है ज्योतिष, जिसपे कुंडली नमाश होता है और जिसमें दशा महादशा का विवरण दिया गया है, उसे पारंपरिक ज्योतिष कहते हैं। और केपी का मतलब है कृष्ण मूर्ति पद्धति। ये साउथ के एक बहुत बड़े लेक्चर प्रोफेसर थे। इन्होंने इस पद्धति का शोध लगाया और शोध लगाने के बाद में सिर्फ इसमें इतना सटीक जानकारी मिलती है, इसको केपी पद्धति बोलते हैं। इसमें सिर्फ नक्षत्र से ही सभी भविष्य की जानकारी पता चल जाती है, लेकिन इसकी जो गणित करना बहुत कठिन जाता है, इसलिए लोग इसको जल्दी पसंद नहीं करते और उस तरफ में जाते नहीं है। तीसरा है अंक ज्योतिष, जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। अंक जैसे 1, 2, 3, 4, 5 जो अंक हैं, तो ये अंक ज्योतिष है। तो भारतीय ज्योतिष के अंदर खास तौर पे अंक ज्योतिष का महत्व इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है कि अंक ज्योतिष के अंदर जो 9 अंक पाए, 1 से लेकर तो 9 अंक तक, इसमें जो 5 और 4 अंक हैं, इनका कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि 5 अंक जो है तो राजा का अंक है। सिंह जैसे जंगल का राजा होता है, वैसे 5 है सिंह राशि, इसका कोई विकल्प नहीं है। सिंह राशि की कोई दूसरी और कोई अंक नहीं होता। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा, सौर मंडल में हम देखें तो चंद्रमा एक ही है, एक ही चंद्रमा रहेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे 1 नंबर का हम लें तो उसका संबंध मंगल से आता है, तो मंगल की यानी 1 का संबंध मंगल से भी आता है और 8 से भी आता है। तो ये अंक ज्योतिष का भाग होता है, इससे अपने को पता चलता है। तो इसीलिए मैंने जो आपको एक थोड़ी सी जानकारी दी, कृष्ण मूर्ति पद्धति, मानसिक अपना पारंपरिक ज्योतिष और अंक ज्योतिष, ये उसका फर्क है। जी पंडित जी, विवाह एक ऐसा मोड़ जिस टाइम हर कोई कुंडली एक बार जरूर चेक कराता है, वो चाहे लड़का हो लड़की, एक बार कुंडली की जानकारी जरूर लेते हैं। तो विवाह के लिए किस कुंडली से जानकारी प्राप्त हो सकती है? अभी तक हम लोग जो कई वर्षों से, सालों से ये देखते आ रहे हैं कि पारंपरिक कुंडली का हम लोग अध्ययन करते हैं। इसमें बहुत गहराई तक अध्ययन करने के बाद में अपने को पता चलता है कि पारंपरिक कुंडली के साथ साथ अगर केपी कुंडली को भी अगर हम उसमें यूज करें और उसके साथ साथ अंक ज्योतिष का भी अगर सहारा लें, तो हमारे को सटीक हमको जानकारी, विवाह की जानकारी मिल सकती है। और इसका फायदा लड़की या लड़के के पक्ष के जो लोग अपने लड़की के या लड़के के विवाह के लिए परेशान हैं, ऐसे परिजन लोगों को उसका फायदा मिलता है। इसलिए विवाह की जानकारी, सटीक जानकारी देखने के लिए आप पारंपरिक कुंडली का दिखाएं, उसके साथ साथ केपी कृष्ण मूर्ति पद्धति कुंडली बनवाकर वो भी दिखाएं। और दोनों के बाद में अगर कहीं थोड़ा सा आपको कहीं लग रहा है तो उसी के साथ साथ अंक ज्योतिष का भी सहारा लें, जिसे अंक शास्त्री कहते हैं। ये दोनों का जब आप ये करेंगे तो आपको एक अच्छी दिशा मिल जाएगी, मार्गदर्शन मिलेगा। उसमें आपको फायदा ये होगा कि आपके बच्चे का विवाह शीघ्र होगा, लड़की का विवाह शीघ्र होगा, किस क्षेत्र में होगा, और इससे फायदा ये होगा कि आपका समय, पैसा और जो विवाह के लिए कई सालों से प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, वो प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। जी, जैसा कि पंडित जी आपने कहा कि केपी पद्धति और अंक ज्योतिष की जब बात करते हैं तो कई तरह से जरूरी हो जाती है, लेकिन कितनी जरूरी है, किन चीजों का पता चल सकता है? जैसे केपी पद्धति और पारंपरिक ज्योतिष में जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान, इसके आधार पर जन्म कुंडली का निर्माण किया जाता है। लेकिन अंक ज्योतिष में सिर्फ और सिर्फ जन्म तारीख बता दो, उसकी कोई कुंडली और जन्म तारीख के आधार पर एक अंक शास्त्री आपको मार्गदर्शन देंगे
कि आपका विवाह कब होगा, कैसा होगा, कैसी होगी पत्नी, आपको विवाह का सुख है या नहीं है, ये अंक शास्त्री आपको बताएगा। इसलिए इस पद्धति के से भी अगर हम विचार करें तो अपने को इन बातों का, इन समस्याओं का सरलता से हमारा समाधान हो सकता है। जी, जब हम लोग जानकारी लेते हैं किसी ज्योतिष से तो जन्म कुंडली की बहुत जरूरत पड़ती है। जन्म कुंडली ही सारी चीजों का जानकारी दिलवा सकती है। तो जन्म कुंडली से क्या विवाह की सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है? जन्म कुंडली से मैं आम दर्शकों की जानकारी के लिए नम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं कि जन्म कुंडली आप जिस भी ज्योतिष के पास जाएं, लोग, मैंने देखा है कि इतने सालों से मैं जन्म कुंडली वगैरह देखता हूं, 2 मिनट बैठने के बाद में ही एकदम प्रश्नों की झड़ी लगाए जाते हैं कि हमारी लड़की की शादी कब होगी, पति कैसा होगा। अरे भाई, हर व्यक्ति की जो उम्र है 120 साल है और उसका अध्ययन करने के लिए कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा तो दीजिए। लेकिन इतनी जल्दी करते हैं, उनको जाने में जल्दी, सब पूछने में जल्दी होती है। इसलिए किसी भी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए उस ज्योतिष को, जिससे आप अपने कुंडली दिखाने गए, उसको अपनी समस्या बता दीजिए कि मेरे बच्ची की शादी की समस्या है, इसलिए हम क्या करें, इतना बोल के आप छोड़ दीजिए। और आप देखेंगे कि वो गहराई से अध्ययन करने के बाद जब आपको सटीक जानकारी देंगे तो उस आधार पे आप प्रयास कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगी। जी, एक सवाल ये भी होता है कि क्या विवाह, जिस तरह से आज का जो सिनेरियो चेंज हो रहा है पंडित जी, जो एक नेचर बदल गया है, लोग अपनी मर्जी से भी शादी करते हैं, अपनी एक पसंद होती है हर किसी की, और परिवार की भी एक पसंद होती है। ये मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। तो क्या कुंडली से ये भी पता चल सकता है कि जातक जो है वो अपनी मर्जी से करेगा या फिर परिवार की मर्जी? हाँ, इसकी जानकारी जन्म कुंडली जो पारंपरिक कुंडली है और कृष्ण मृत्यु कुंडली है और अंक ज्योति, तीनों का अगर हम समतोल बरोबर सब अध्ययन करके देखें तो अपने को जन्म कुंडली से ये पता चलेगा कि ये जन्म कुंडली वाली लड़की या लड़का अपने मन से शादी करेगा या परिजन के मन से शादी करेगा। तो ये अपने को कुंडली से बात पता चलती है। इसलिए मैं सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप अच्छे योग्य ज्योतिष, पंडित नहीं, जो सत्यनारायण की कथा पढ़ते हैं वो पंडितों को ज्योतिष की जानकारी अधिकांश नहीं होती। अधिकांश ज्योतिषों की जानकारी पंडितों को नहीं होती। इसलिए मेहरबानी करके जिन लोगों को अच्छी ज्योतिष की जानकारी है, ऐसे ज्योतिष के पास जाकर आप अपने बच्चे की कुंडली का या बच्ची की कुंडली का अध्ययन करवाइए और गहराई से पूछिए कि इसमें बाधाएं क्यों आ रही हैं और उसका निवारण क्या है। तो आपको सभी प्रश्नों के आपके उसका उत्तर मिल जाएंगे। जी। क्या प्रेम विवाह होगा, ये भी जानकारी मिल सकती है? हाँ, जन्म कुंडली के अंदर अपने को ये भी पता चल जाता है ये लड़की या लड़का प्रेम विवाह करेगा। प्रेम विवाह किससे करेगा ये भी पता चलेगा। अच्छा। जिससे प्रेम विवाह सफल होगा कि नहीं ये भी पता चलेगा। जी। प्रेम विवाह किस दिशा में होगा ये भी पता चलेगा। जिससे प्रेम विवाह कर रहा है वो लड़की सर्विस करेगी क्या नहीं करेगी ये भी पता चलेगा। जिससे ये लड़का प्रेम विवाह करने जा रहा है या लड़की प्रेम विवाह करेगी, वो लड़की के या लड़के के परिजनों के यानी सम्मानजनक व्यवहार करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी पता चलता है। जैसे सास बहू का झगड़ा एक परंपरा से चलते चला आ रहा है जी। इसके कई सवाल है, कई जवाब है, तो उधर मैं जाना नहीं चाहूंगा। तो जन्म कुंडली जैसे प्रेम विवाह कर लिया, प्रेम विवाह करने के बाद में वो जो प्रेम विवाह करने के बाद जो बहू अपने घर में आएगी तो जरूरी नहीं कि सास का सम्मान करे और जरूरी नहीं कि सम्मान ना भी करे, दोनों बातें हैं। ये परिस्थिति के ऊपर आधारित है। बिल्कुल जी। आमतौर पर देखा जाता है कि आजकल जो लोग हैं ये काम के तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, मतलब शादी एक लेट ही माना जाता है, करते हैं, लेकिन आमतौर पर देखते हैं कई प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं होते विवाह ढूंढने में, विवाह करने में, एक जीवन साथी जो बोलते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जैसा मन चाहा जीवन साथी हमको मिलना चाहिए, यानी हर माँ बाप चाहते कि हमारे को अच्छा दामाद मिले, अच्छी बहू मिले, ये सबकी सोच होती है। अब ये सोच होने के बाद में विधि लिखित है, ये कुंडली तो हमारा एक माध्यम है उस समस्या तक पहुंचने का, लेकिन विधि जो हमारे विधाता ने हमारे पूर्व जन्म के आधार के ऊपर जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है उसके आधार के ऊपर अगर समझ लोग लिख दिया डॉक्टर लड़का है लेकिन उसको टीचर बहू मिलने वाली है और डॉक्टर ने जिद पकड़ के बैठ ली कि मुझे एमबीबीएस लड़की ही चाहिए, तो ऐसे भी विवाह लेट होगा। और उसमें बहुत बार ऐसा है कि लड़के या लड़की की उम्र ज्यादा रहेगी या कोई ना कोई विकल्प में रहेगा, तो ऐसी अपनी चॉइस मत रखिए। आपने ये देखिए कि ये कुंडली के मुताबिक लड़की और लड़के, आपने देखी लड़की पढ़ी लिखी है, इस घर को लेके चल सकती है, खानदानी है, ये सब देखने अपने को घर में बहू लाना है जी। पैसा कमाने वाली मशीन नहीं लाना है जी।
बहू ने पूरे परिवार की जवाबदारी लेके चलना है, तो ऐसा विचार करके हम चलेंगे तो विवाह जल्दी होगा। लेकिन परिवार वाले यहाँ पे दो मत हो जाते हैं। माँ बाप चाहते हैं कि घर में बहू आए, लड़का चाहता है कि मेरे साथ में काम करने वाली, सर्विस करने वाली नौकरी, और इसीलिए मतांतर के बीच में ये विवाह लेट होते चला जाता है। जी। इसलिए बहुत सी बातें निसर्ग के ऊपर छोड़ दीजिए। जी। अभी जिस तरह मैंने कहा कि कहीं ना कहीं एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी की वजह से पंडित जी जमाना थोड़ा बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेक्शन ऑफ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि अपने मन से एक प्यार के बाद एक शादी का जो एक तरीका होता है वो सफल नहीं होता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? सबसे पहली बात तो यह है कि कोई लड़का या लड़की किसी लड़के को चाहती है या उसके करीब में आती है तो उससे पहला सवाल ये नहीं करती, तो उससे सिर्फ नाम वगैरह पूछती है, सब कुछ ठीक है। लेकिन कोई भी लड़की, जहाँ तक मेरा 100% ये बात सत्य है कि भाई तुम्हारी कुंडली में तुम्हारी राशि क्या है, कोई नहीं पूछता। हम प्यार करने जा रहे हैं, क्या हमारे प्यार सफल होगा कि नहीं, चलो हम पहले पंडित के पास चल के हैं, ऐसा कोई नहीं करता। सब कुछ करीब आने के बाद में मेरे पास अधिकांश लोग आते हैं, जैसे जो एक दूसरे को चाहने वाले लोग, तो मैं एक ही सवाल करता हूँ कि आप मेरे पास शादी निकालने आए हैं, क्या आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, आपने शादी का निर्णय ले लिया है? वो बोलते हैं हाँ, तो बोलूंगा फिर इसमें कुंडली नहीं मिला था। प्यार करने वाले को कभी कुंडली नहीं मिलाई जाती, वो तो दिल की बात है। पहले विचार मिलते हैं और फिर प्यार होता है। और वहां पे अगर पंडित बोले नहीं तुम्हारी कुंडली नहीं मिलती है, तो दोनों उस पंडित के खिलाफ में चले जाएंगे। नहीं पंडित क्या बताएगा, हम तो एक दूसरे को जानते हैं। तो बहुत सी बातें हमारे मन के मुताबिक, जैसे हम घर से निकले तब धूप थी, लेकिन बीच में अगर बारिश आने लगे तो हम बोलते अरे बारिश कुछ दिल के रुक जाती थी, कितना था बारिश ने हमको परेशान कर दिया। बिल्कुल। तो हर आदमी अपने मन के मुताबिक सुविधा चाहता है, ऐसा होता नहीं है। इसलिए जो चीज है कि प्यार सफल असफल की जो बात है, ये विचार मिलना चाहिए। विचार मिलने के बाद संस्कार मिलना चाहिए। और प्यार करने वालों ने जिस ढंग से पहली मुलाकात में जो अपने प्रेमिका को प्यार दिया, सम्मान दिया, वही सम्मान अगर वो आखिरी तक देता है तो तकरार होने का सवाल ही नहीं होता। जी। हर एक माता पिता, लड़की के माता पिता खासकर ये चाहते हैं कि उनकी कन्या का विवाह एक सही जगह पे और एक विवाह योग्य लड़के के साथ हो। कई बार ऐसे नहीं भी होता है, नहीं मिलते हैं जो वो चाहते हैं, तो क्या उपाय करना चाहिए ऐसे माता पिताओं को? आमतौर पे मैं दर्शकों की जानकारी के लिए हाथ जोड़कर इसलिए नम्रता पूर्वक बताना चाहूंगा कि कुंडली, जो सही माने में ज्योतिष कुंडली को अच्छी तरह से देखते हैं, तो उस कुंडली के अंदर सभी ये बात लिखी होती है, इस लड़की के विवाह कितने विवाह टूटने के बाद होगा। 1 बार टूटेगा, 2 बार टूटेगा, 3 बार टूटेगा और 5वें 6वें बार होगा। ये उसमें पत्रिका में लिखा होता है। ठीक इसी प्रकार प्यार के मामले में इस लड़की को 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार धोखे मिलेंगे, 2 बार, 3 बार धोखे मिलेंगे, ये भी इस कुंडली में होता है। अच्छा। लेकिन अधिकांश ज्योतिष लोग डर के मारे, उनको लगे कहीं हमारे से ये कस्टमर छूट न जाए, इस भय से ज्योतिष लोग छाती ठोक के आत्मविश्वास से ये बात उस आने वाले जातक को कुंडली लेके जो हमारे तरफ उसको बताते नहीं, छुपाते हैं कि कहीं नाराज हो जाएगा तो दक्षिणा नहीं मिलेगा या फिर दोबारा नहीं आएगा। छुपाते, उनको बताते नहीं। उनको स्पष्ट बताइए कि आपके बच्चे की या बच्ची की शादी, अगर ये एक हादसा हुआ है, लड़की को लड़के वाले देख के गए, सगाई के बाद शादी टूटी है, तो ऐसे हादसे कम से कम 5 बार हो गए, 6वें बार आपके लड़के की शादी जुड़ेगी। अच्छा। ये जानकारी कुंडली में होती है। लेकिन मैं फिर बता देना चाहता हूँ, ज्योतिष लोगों की जवाबदारी है कि मेहरबानी करके जो आपके पास कुंडली लेकर आते हैं, उनको नम्रता पूर्वक प्यार से समझाकर उनको बताइए कि आप नाराज मत हुई और दुखी भी मत हुई, ये प्रकृति का नियम है। आपके साथ आपकी बच्ची की शादी 6 बार टूटेगी और 7वें बार जब आप प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। ये बात उस ज्योतिष ने बतानी चाहिए, क्योंकि जो पूछने वाले लोग हैं उनको पूछने की जानकारी नहीं होती, उनको तरीका मालूम नहीं है। लेकिन जो ज्योतिष हैं उनको तो मालूम है। मेहरबानी करके उन ज्योतिष ने बात उनको अच्छे प्यार से समझाकर बता देनी चाहिए। जी। पंडित जी जैसा कहते हैं कि विवाह एक ऐसी चीज है, वो चाहे लव हो, अरेंज हो या किसी भी प्रकार किया गया हो, विवाह में एक दूसरे का मेल मिलाप, एक दूसरे की सोच के साथ साथ उनके परिवारों की सोच भी मिलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि विवाह 1-2 परिवारों के बीच होता है। ऐसे में भी अगर दोनों की मर्जी से विवाह हुआ है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं, कोई दुख झेलना पड़ता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर आपने सब कुछ ठीक रहने के बाद आपने वो हो रहा है और कहीं विचार नहीं मिल रहे, अगर वाद हो रहे, तो इसका सीधा सीधा संबंध कुंडली के 4थे स्थान से और 7वें स्थान के साथ वास्तु से भी आता है। अच्छा। जिस घर में
जो रूम उस परिवार के अंदर बहू का रहता है या लड़के का रहता है, उस रूम में कहीं ना कहीं वास्तु दोष है और इसलिए वास्तु दोष का असर उनके वैवाहिक जीवन पे पड़ रहा है। एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि आपके जो दरवाजे हैं, तो दरवाजों के अंदर कहीं ना कहीं दोष है, उससे पड़ रहा है। आपकी जो उतरने की पायरी है उनमें दोष है। आपके घर के जो शीशे लगे हुए हैं उनमें दोष है। आपने जो घर के अंदर अच्छा ये जो डिजाइन करा लिया, उसके कॉर्नर बना लिए, उसमें दोष है। ये दोष होने के हम लोग क्या कुंडली के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन दोष कहीं और छुपा होता है। अच्छा। जैसे अधिकांश बीमारियों का पता लगाने के लिए बुखार आया, लेकिन बुखार क्यों आया? जनरली एक समय होता है कि सबको सर्दी खांसी होगा, जैसे अभी सब चालू है, तो डॉक्टर उसका देगा। लेकिन पिछले 1-2 महीने से किसी का बुखार नहीं उतर रहा है, तो उसका एक ही विकल्प रहता है कि लेबोरेटरी में जाके उसका ब्लड टेस्ट करते हैं पैथोलॉजी में, और उसके आधार पे जब डॉक्टर दवाई देता है तो उसको पेशेंट को आराम लगता है जी। तो इसलिए जैसे ब्लड का हम परीक्षण लेबोरेटरी में जाके पैथोलॉजी में परीक्षण करते हैं, ठीक उसी पे उस कुंडली का अध्ययन अच्छे ढंग से करने के बाद ही अपने को इस बात का पता चलता है। लेकिन वहां पे अगर पंडित या ज्योतिष आपको खुश करने वाला भविष्य बता रहा है, तो समझ लीजिए कि उसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। उसने अगर आपको बोला कि आपको सफलता चाहिए, तो अपने घर का वास्तु दुरुस्त कीजिए। दुरुस्त का मतलब ये नहीं है कि 1,50,000 रुपए दुरुस्त कीजिए, नहीं नहीं, आपके घर का वास्तु सिर्फ 1,000-1,500 में दुरुस्त होता है, आपने करना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। तो वास्तु के साथ साथ, ज्योतिष के साथ साथ, वास्तु के हमारे मैप के साथ जो साइट प्लान हमारे घर का होता है, उस पर भी अगर हम ध्यान दें तो इस समस्या से अपने को निजात मिल सकती है, छुटकारा पाया जा सकता है। जी पंडित जी, कहीं ये सुना है कि श्री कृष्ण की मूर्ति चुराने से कन्या का विवाह शीघ्र होता है, ये कहाँ तक सच है? ये कहाँ तक नहीं, ये 100% सत्य है। अच्छा। क्योंकि लोग प्यार करने वाले लोग श्री कृष्ण का भगवान का उदाहरण देते हैं कि उसने तो कई शादी की थी, बराबर है। लेकिन जो प्यार करने वालों को ये नहीं मालूम है कि उन्हें लोक कल्याण के लिए गोपिकाओं को संरक्षण दिया था, और अपने सिर पे मोर का मुकुट इसलिए बांधते थे। मोर के मुकुट में, पंखों में एक खासियत होती है, उसमें आकर्षण होता है। अच्छा। लेकिन उसके अंदर जो भी अपने सिर पे मोर का मुकुट धारण करता है, उसके अंदर गलत भावना का निर्माण नहीं होता, विषैली भावना नहीं आती, यानी उसको यानी वासना से बहुत दूर होता है मोर का पंख। इसलिए भगवान श्री कृष्ण वासना रहित प्यार करते थे। और इसीलिए जो लड़की, जिस लड़की का, मैं फिर बोलूंगा, मैं आपको चोरी करने का प्रोत्साहन नहीं दूंगा, नहीं तो कल आप लोग भी मुझे तो ठहराएंगे, दोषी ठहराएंगे कि पंडित जी चोरी की। सिर्फ अगर आपकी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, तो आप किसी भी अपने परिचित मित्र परिवार के किसी भी घर का देख के रखिए, पूजा के घर से छोटी सी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति चुरा कर लाइए, अपने घर में स्थापित कीजिए। जिस लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, उसको बोलिए कि ऐसे ढंग से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो कि जैसे जो लड़की अपने पति की पूजा करती है, और उसको मनी मन बोले, हे भगवान श्री कृष्ण, आज से आप मेरे पति हुए जी। ठीक उसी प्रकार कि जैसे कुंभ विवाह में करने का एक नियम जी, जी। तो वो लड़की जब भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति चुरा कर लाएगी और उसके पति की भावना से भगवान श्री कृष्ण की रोज पूजा करेगी और नमस्कार करेगी, तो आप देखेंगे जल्द से जल्द इस समस्या से राहत मिलेंगे। ऐसे कई मैंने लोगों को जो उपचार बताया, तभी मुझे ब्रह्मपुरी से और क्या कहते चंद्रपुर जिले से और उमरेठ से ऐसे कई फोन आए कि पंडित जी, जो आपने मूर्ति चोरी का उपाय बताया था वो सक्सेस हो गया। मतलब कि भाई, आपने जब मूर्ति चुराई तो वापस बता के वापस ले जाके दे दीजिए। जी जी। लड़की के विवाह में जब बहुत समय लगता है, तो परिवार वालों को काफी चिंता होती है। कहीं ना कहीं ये बात लड़के के परिवार वालों पर भी ठीक बैठती है, क्योंकि लड़की का विवाह लोग जल्दी कराना चाहते हैं कि एक एज के बाद कहीं कहीं देर ना हो जाए, लेकिन लड़के के विवाह में भी अगर देरी होती है, तो ऐसे में माँ बाप ने क्या करना चाहिए? अब लड़का और लड़की, पुत्र और पुत्री, ये भावना हमारी एक पारिवारिक है। लेकिन मैं आम दर्शकों को जानकारी देना चाहूंगा, आप रोज जो भी जिस भी धर्म के हैं, आप रोज सुबह उठ के भगवान को, अल्लाह को, गॉड को आप याद करते हैं। मंदिर में, मस्जिद में जाके, गुरुद्वारा में जाके मत्था टेकते हैं, तो वो भगवान आपकी प्रार्थना सुनता है, और वो आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, आपको वो देता जो आपके लिए अच्छा होता है। आपका अगर आपके लिए समझ लो, आपके लड़के की जल्दी से शादी हो गई, लेकिन वो बहू के साथ में
ठीक से चलने वाला नहीं है और 1 साल के बाद तलाक होने वाली है, तो ऐसे में दोष आप भगवान को ही देंगे कि हमने तो तुम्हारी रोज पूजा की और लेकिन आपने हमारे बच्चे का बुरा कर दिया। शादी करवाएंगे हम और दोष देंगे भगवान को, ये कहाँ का नियम है? तो इसलिए भगवान के नियम पे, प्रकृति के नियम पे विश्वास कीजिए। भगवान को जो अच्छा लगेगा वही आपके साथ करवाएगा। और जैसे लेट शादी हो रही है, इसके पीछे भी कोई अच्छी छुपी हुई है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपके बच्चे की शादी लेट हो रही है तो समझ लीजिए कि आपको अच्छी खानदानी बहू मिलने वाली है। आपके लड़की की शादी अगर लेट हो रही है तो घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, ये समझ लीजिए कि आपको दामाद अच्छा मिलने वाला है जो आपके बहू को फूलों के समान रखेगा। ये प्रकृति के इंसाफ को आप स्वीकार करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपके समाधान, आपके सवालों का समाधान अपने आप आपको मिलना शुरुआत हो जाएगी। जी पंडित जी, जैसे हमने पहले भी कहा कि विवाह के पूर्व कुंडली दिखाते हैं, अक्सर दिखाते हैं। 1-2% है जो इन चीजों पर नहीं करते होंगे, लेकिन अक्सर कुंडली दिखाई जाती है, तो इससे क्या सफलता मिलती है और किन चीजों का पे फोकस किया जाता है? जन्म कुंडली दिखाने के बाद में सबसे पहले अपने को पता चल जाता है कि जिस लड़के की भी हम जन्म कुंडली देख रहे हैं तो उसको मिलने वाली पत्नी कैसी होगी, उस लड़की का स्वभाव कैसा होगा, उसकी दिशा कैसी होगी, वो नौकरी करेगी या नहीं करेगी। उसी प्रकार उस लड़की के माँ बाप क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी जानकारी अपने को पता चल जाती है। अभी जैसे सप्तम भाव से, सप्तम भाव या पति या पत्नी को होता है, लेकिन अष्टम भाव जो होता है ससुराल पक्षों का होता है। आप समझ लो वहां पे अष्टम भाव में गुरु पड़ा है तो निश्चित तौर पर आपका बच्ची का जहाँ विवाह होने वाला है वहाँ लोग पढ़े लिखे धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होंगे। समझ लो अगर वहाँ पे शनि है तो समझ लो मेहनत करने वाले लोग होंगे। अगर वहाँ पे शुक्र पड़ा है तो कला से संबंधित होंगे, बहुत बड़ा उनका घर होगा। ये सब चीजें अपने को पता चलती हैं। तो कुंडली से अपने को एक दिशा मिल जाती है कि हमारे बच्चे के लिए जो दामाद मिलने वाला है वो किस ढंग का होगा, ये हमको कुंडली से पता चलता है। जी, कई दफा लड़की के विवाह में बाधाओं के साथ साथ लड़के के विवाह में भी कई बाधाएं आती हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए या इन बाधाओं के लिए क्या करना चाहिए? बाधाओं को दूर करने के लिए सबसे ये बताऊंगा कि जैसे जन्म कुंडली के आधार पे आप सबसे पहले उस जन्म कुंडली को ले जाने के बाद में आप उस ज्योतिष से एक ही प्रश्न कीजिए। एक समस्या के लिए जा रहे हैं, एक बीमारी के ऊपर पूरा हल निकालिए आप कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है या मेरी बच्ची की या बच्चे की शादी क्यों नहीं रही। और उस ज्योतिष ने अगर आपको जानकारी दी, कुछ उपचार बताए, तो उपचार करने के साथ साथ कुछ परहेज भी बताए होंगे। तो जो ज्यादा परहेज बता दे तो आपको पसंद नहीं आता है। जैसे आमतौर पर मेरी तरफ में जो लोग आते हैं तो उनको मैं बताता हूँ कि आपको अगर सही में आपकी समस्या का समाधान चाहिए या कुछ चाहिए तो आप कम से कम मेहरबानी करके 45 दिन के लिए नॉनवेज का भोजन, मांसाहारी भोजन का त्याग कर दीजिए। आप अगर 2-4 दिन में ड्रिंक लेते हैं तो 45 दिन के लिए ड्रिंक बंद कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार आपको और जल्दी सभी समाधान चाहिए तो इसलिए आप प्रकृति के शरण में जाइए, भगवान के शरण में जाइए, सच्चे दिल से जाइए और गरीबों के आंसू यानी दुखी के आंसू पोंछिए, भगवान आपके आंसू पोंछेगा और आपके बच्चे की विवाह जल्दी हो जाएगा। वैसे तो पूजा हर कोई एक सुबह की पूजा होती है, लेकिन ऐसे में भी कहा जाता है विवाह के टाइम पर कि आप इन ग्रह की या इन भगवान की पूजा करें। ऐसे में आप क्या कहेंगे, किस भगवान की और किन ग्रहों की पूजा करनी चाहिए? सबसे पहले मैं दर्शकों की जानकारी बताना चाहता हूँ कि अगर किसी ज्योतिष ने आपको बताया है कि आपको पूजा करना है, जैसे मैं और लोगों की बात नहीं करूंगा, मेरी व्यक्तिगत मान्यता पे बोलूंगा, दूसरे लोगों को क्या बोलूं। अगर कोई समस्या लेके आता है तो हम बोलते हैं कि आपको तुरंत अगर इसका समाधान चाहिए तो आप श्री हनुमान जी के शरण में जाइए, 45 दिन तक श्री हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए, आपको समाधान होगा। ठीक उसी प्रकार कुछ गजानन महाराज को मानने वाले लोग हैं, उनको बोलता है कि लगातार हर गुरुवार को 5 गुरुवार को गजानन महाराज के मंदिर में जाइए। भगवान गणेश जी को मानने वाले लोग हैं तो गणेश जी के मंदिर में जाइए। लेकिन लोग जाते हैं और सिर्फ ऐसे पैर पड़ते 2 मिनट में निकल जाते क्योंकि समय नहीं है। इतने फास्ट होते हैं कि आधा ध्यान उनका गाड़ी की तरफ में रहता, आधा ध्यान जूतों की तरफ में रहता, आधा ध्यान मोबाइल की तरफ में रहता। मेहरबानी करके जब आप ऐसी कोई समस्या के लिए भगवान के दरबार में जा रहे हैं, भगवान राजा है, राजा के जैसे आप कोर्ट में जाते हैं तो मोबाइल बंद करते हैं, तो भगवान के मंदिर में भी प्रवेश करने के बाद सबसे पहले काम ये कीजिए कि आप मोबाइल बंद कीजिए, भगवान के मंदिर में जाके समक्ष उनके सामने सिर्फ और सिर्फ
कम से कम 5 फुट के डायरेक्शन पे उनके सामने बैठिए और अपनी समस्या उनको बताइए। और कितना मिनट बैठना है आपको? आधा घंटा, मोबाइल बंद करके, और बोलिए कि मेरी बच्ची की ये समस्या है, मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मुझे साथ दीजिए। आप लगातार, आप जहाँ पे भी जाते हैं, जैसे गजानन महाराज के मंदिर में जाइए, गणपति के मंदिर में जाइए, या भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाइए, या हनुमान जी के मंदिर में जाइए, ठीक उसी प्रकार जो लोग वो मंदिर नहीं जाते, मस्जिद में जाते हैं, तो कम से कम दरबार में मोबाइल बंद करके आधा घंटा भगवान के पास बैठिए, उस अल्लाह ताला से इबादत कीजिए, लेकिन आधा घंटा कीजिए। आपको आपके बच्ची के जिंदगी का जो सवाल जुड़ा हुआ है विवाह का, उससे समाधान मिलेगा। समस्या का समाधान सिर्फ 2 मिनट में नहीं मिलता। जैसे हम 1 मिनट में मोबाइल से बात करते हैं और दूसरे से उठ के बंद करते हैं, नहीं। मोबाइल जब से आया, मैं मोबाइल कंपनी बोलूंगा, लेकिन व्यक्तिगत मैंने देखा है, जब से मोबाइल आया है लोग झूठ बोलना ज्यादा सीखे हैं। रहते हैं नागपुर में, बताते हैं बर्डी में, रहते हैं बर्डी में, बताते हैं इतवारी में। ऐसा मत कीजिए, सबसे झूठ बोलिए, लेकिन मेहरबानी करके भगवान के साथ झूठ मत बोलिए, आपके समाधान हो जाएगा। इसी तरह विवाह के साथ साथ अगर कई लोगों को प्यार में भी धोखा मिलता है, यहाँ पर भी सफलता ना मिले, तो ऐसे में क्या करें? प्यार करने वाले लोगों को सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, प्यार किया नहीं जाता है, हो जाता है। अगर आप जिसको भी, जो आप जिस लड़की से भी अगर चाहते हैं, तो मेहरबानी करके जब तक उस लड़की से आपका विवाह नहीं हो जाता, उस लड़की का मोबाइल नंबर अपने किसी भी दोस्त को या अपने सहेली को न दें, उससे, और उसका परिचय अपने किसी दोस्त से न कराएं। और ये बात सहेली के साथ लागू होती है कि अगर आप किसी लड़के को चाहते हैं और आपका विवाह होने वाला है, तो अपने किसी भी सहेली को अपने उस प्रेमी का नंबर नहीं दें, मोबाइल नंबर दें, पता न बताएं, और जब तक न बताएं जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। क्योंकि मैंने देखा है इस कलयुग में लोगों का हित चाहने वाले बहुत कम हैं और लोगों का बिगाड़ने वाले बहुत लोग बैठे हैं। आमतौर पर लोग दुख अपने खुद के दुख से दुखी नहीं है, दूसरे का सुख देख के दुखी है, जिसको हम जेलेसी भी बोलते हैं। अगर आपने कोई अच्छा आपका दिखा तो देख के दुखी है, उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो इसलिए अगर आप अपने प्यार को, वैवाहिक जीवन को अगर सफल बनाना चाहते हैं, तो पत्नी की इज्जत कीजिए। पत्नी को ऐसे रखिए कि जैसे हम अपने पैसे तिजोरी में रखते, दिखा के नहीं रखते हैं। जितनी आप सुरक्षा, पैसे, धन, सोना, हीरे के प्रति जवाबदारी बरतते हैं, उस प्रेमिका या पत्नी के परिये आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा और आपकी समस्या, आपके वैवाहिक जीवन में समस्या निर्माण नहीं होगी। जी पंडित जी, हमने शुरुआत में ये बात की केपी कुंडली, अंग ज्योतिष और पारंपरिक कुंडली, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और विस्तार से जानना चाहें हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, तो आप क्या कहेंगे? पारंपरिक कुंडली से अपने को पूरा सब, यानी जिंदगी के, पिछली जिंदगी के, हम पिछले जन्म में, इस जन्म में जन्म लेने के पहले हमारा किस क्षेत्र से हम थे, हमारी जाति बिरादरी कौन सी थी, हम मेल थे या हमने पुरुष थे या स्त्री थी, इसकी हमको जानकारी मिलती है। नवमास कुंडली से अपने को पता चल जाता है, हमारे कर्मों का हमको पता चलता है। ये पारंपरिक ज्योतिष से अपने को पता चलता है। ये पारंपरिक ज्योतिष का बहुत बड़ा विस्तार है, उसमें इतनी जानकारी मिल सकती है, लेकिन उसका जानकारी के लिए सामने वाला ज्योतिष अभ्यासु होना चाहिए, अभ्यास करने वाला होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार कृष्ण मूर्ति पद्धति में हम नक्षत्र के ऊपर कर जाएं, तो नक्षत्रों से अपने को परफेक्ट कि ये 2-3 दिन में चीज घटना घटने वाली है, तो घटना घटित होगी। जैसे आमतौर पर एक नियम बना हुआ है बरसात के समय में, ये दर्शक और किसान लोग ये जब इस बात को अच्छी तरह जान लें, शुक्रवार की सुबह 4-5 बजे से अगर बारिश चालू हो जाए, तो आप उस दिन अपने बच्चों को स्कूल न जाने दें। शुक्रवार के दिन ये देखिए, उस दिन भर पानी जोरदार बरसेगा, शुक्रवार का ये खासियत है। ठीक उसी प्रकार मैंने ज्योतिष की जानकारी दी कि पारंपरिक ज्योतिष का अभ्यास एक बहुत बड़ा विस्तार है। कृष्णमूर्ति पद्धति का एक सटीक जानकारी मिलती है, और अंक ज्योतिष से हमको भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। 1 और 1 2 होते हैं, 3 नहीं होते हैं। 1 और 1 2 ही होंगे, 4 नहीं होंगे। तो अंक ज्योतिष की भी जानकारी बिल्कुल सटीक होती है, बशर्ते वो अंक शास्त्री का अनुभव अच्छा होना चाहिए। और उनका उत्तर सुन के आप उस पर कमेंट मत कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए, मंथन कीजिए। और आम तौर पर जो ज्योतिष लोगों के पास में जाते हैं, तो अगर ज्योतिष ने सच्चाई से परे उसको 2-4 बात उसके अगेंस्ट में बोली, तो वो लोग एकदम से अपने विचार प्रकट करते हैं कि ज्योतिष को नहीं आता, और उसकी तारीफ करते हैं, तो नहीं, ज्योतिष बहुत अच्छा है। नहीं, तारीफ के भूल भुलैया में मत जाइए, सच्चाई की तरफ जाइए। आपको ज्योतिष की जानकारी से जीवन में बहुत लाभ होंगे। ठीक है।
जी पंडित जी, जब कुंडली मिलाई जाती है विवाह के समय, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानना भी दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। कुंडली मिलाते समय जैसे आमतौर पर कंप्यूटर से कुंडली मिला ली, तो उसका साथ साथ उस ज्योतिष से पूरी तरह से समझ लीजिए कि ये उनको एक बार पूछिए कि कंप्यूटर कुंडली तो मिला रही है, लेकिन आपका मत क्या है। अगर ज्योतिष ने बताया कि कंप्यूटर कुंडली बता रही है, सॉफ्टवेयर बता रहा है कुंडली मिलती है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत है कि कुंडली नहीं मिलती, आप विवाह मत कीजिए, तो ज्योतिष का कहना मानकर उस बात को आप मानिए, देखिए आपके साथ सब अच्छा ही होगा। धन्यवाद पंडित जी आपकी जानकारी के लिए। तो आज आपके सितारे में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।